अब हम लोग पुराण को देखेंगे। तो पुराण जो है भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। तो जो ऐतिहासिक कथाएं हैं, ऐतिहासिक कथाएं उसका क्रमबद्ध विवरण है। पुराण ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण है, ठीक है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। तो रचयिता से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लोमहर्ष के साथ साथ उग्रश्रवा को हम लोग ध्यान में रखेंगे, यही रचयिता हैं, ठीक है। तो पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष और उग्रश्रवा। पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। पुराणों की संख्या 18 है और इनमें से केवल पांच ऐसे हैं, जैसे मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो राजाओं की वंशावली किस किस में पाई जाती है? केवल 5 में, जबकि संख्या 18 है। तो कौन कौन? मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। अब एक बार हम लोग पुराण और उससे संबंधित वंश देख लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि पुराण ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण है। तो भाई विष्णु पुराण से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है और वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो याद रखेंगे, मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण, आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण और गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। इसमें से सबसे जो पुराना पुराण है वो है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पूछा जाता है ये क्वेश्चन, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है ये। आगे देखते हैं, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। पुराण की भाषा क्या है? जैसा कि हमारे प्राचीन अधिकांश धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं, उसी तरह से पुराण भी सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां और शूद्र ये 2 वर्ग ऐसे थे, ठीक है, जिन्हें अधिकार विहीन वर्ग में आप रख सकते हैं। स्त्रियां और शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, किंतु वे पुराण सुन सकते थे और इसी तरह से पुराण की कथाएं प्रचलित हुई। पुराण सुन सकते थे, ठीक है। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। तो इसका पाठ कहाँ होता था? मंदिरों में। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है पाठ कहाँ होता था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि शूद्र और स्त्रियों को पुराण सुनने का अधिकार था, लेकिन ऋग्वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। तो राजतंत्र और कृषि एक साथ आपको किस पुराण में है? तो अग्नि पुराण में। याद रखेंगे, सिर्फ घेरे हुए पॉइंट को आप कनेक्ट करेंगे और आपको जो है रिवीजन में काफी कम समय लगेगा। यही लूसेंट पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है। आगे चलिए, बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य को भी देख लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? ब्राह्मण साहित्य को देखा। उसमें सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य में भी हमने वैदिक साहित्यों को देखा। उसके बाद वैदिक साहित्यों के बाद, वैदिक संहिताओं के बाद हमने ब्राह्मण को देखा, अरण्यक को देखा, उपनिषद को देखा और अब जाकर के पुराणों को देख रहे थे। लेकिन अब उससे आगे बढ़ते हैं और ब्राह्मण ग्रंथ से इतर जो दूसरे प्रकार के धर्म हैं उससे जुड़े हुए जो ग्रंथ हैं, अब उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ में एक है जातक। तो जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी मिलती है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलिए, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो है कथा वस्तु है। आमतौर पर हीनयान बौद्ध धर्म की ऐसी शाखा है जिसको बहुत सारे राजाओं का संरक्षण नहीं मिला है, लेकिन फिर भी इसके बहुत सारे ग्रंथ भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि कथा वस्तु एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो हीनयान शाखा से जुड़ा हुआ है। हीनयान शाखा में बहुत कम ग्रंथ पाए गए हैं जो अभी उपलब्ध हैं, उसमें से कथा वस्तु एक है। इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। तो कथा वस्तु में भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र है, बात को ध्यान रखेंगे। बुद्ध का जीवन चरित्र कथा वस्तु में है। आगे चलिए, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं। तो जैन साहित्यों को क्या कहते हैं? आगम कहा जाता है। यानी अगर आगम की बात हो रही है तो जैन साहित्य की बात हो रही है। आगे चलिए, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे पता चलता है?
कल्पसूत्र से। और कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु। ठीक है, आगे देखेंगे। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। कौन सा? भगवती सूत्र। है क्या ये? तो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, और इसमें महावीर के जीवन कृत्य के साथ साथ अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलते हैं। अन्य समकालिक, इसी भगवती सूत्र में याद रखेंगे 16 महाजनपद, महाजनपद, इसको अलग से नोट कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों की चर्चा है? तो भगवती सूत्र में, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। यहाँ समकालिकों का संबंध वही है, अलग अलग राज्य में अलग अलग महाजनपद में कौन कौन से शासक थे, इस बात की जानकारी मिलती है किसमें? तो भगवती सूत्र में। अब बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, जैन साहित्यों को थोड़ा अलग करके देखते हैं। अन्य साहित्य जो है, अन्य साहित्य में सबसे इंपॉर्टेंट साहित्य में से एक है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य हैं। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है। विष्णुगुप्त के अलावा इनका नाम कौटिल्य भी है, कौटिल्य। तो ये 3 नाम है, ठीक है, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। तो चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था। और ये बात याद रखना है कि अर्थशास्त्र का मतलब ये इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं बता रहे हैं, यहाँ अर्थशास्त्र। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है, अर्थशास्त्र किस प्रकार का ग्रंथ है? तो मौर्यकालीन, मौर्यकालीन प्रशासन तथा राजनीति से संबंधित ग्रंथ है, याद रखेंगे। मौर्यकालीन प्रशासन तथा राजनीति से संबंधित ग्रंथ है। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स की पुस्तक बिल्कुल भी नहीं है, मौर्यकालीन प्रशासन और राजनीति के बारे में जानकारी देने का काम करता है। आगे चलें। अब अर्थशास्त्र से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मूलतः इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसको कितने भागों में, कितने अधिकरणों में और कितने प्रकरणों में बांटा गया है। तो अर्थशास्त्र को 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में बांटा गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे देखिए, इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो मौर्यकालीन इतिहास की भी जानकारी मिलती है, क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, इसीलिए इसके माध्यम से मौर्यकालीन इतिहास की भी जानकारी मिलती है। इसके जो अनुवादक हैं वो सामशास्त्री हैं, यानी अर्थशास्त्र को जिसने अनुवाद किया है हमारे समझने योग्य भाषा में, उस विद्वान का नाम, उस इतिहासकार का नाम श्यामशास्त्री है, अनुवादक का नाम श्यामशास्त्री है। आगे देखें। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने, संस्कृत साहित्य को में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? कलहन ने। ठीक है, कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक राजतरंगिणी, और राजतरंगिणी का अर्थ भी पूछा जा सकता है राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है, नहीं पूछा जाएगा। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग राजतरंगिणी से संबंधित कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं। ये जो राजतरंगिणी है ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। कश्मीर के इतिहास से संबंधित है और इसके लेखक अभी हम लोगों ने कलहन को देखा है। कलहन, ये जो कलहन है ये कश्मीर के एक शासक, कश्मीर में लोहार वंश
कि एक शासक ठीक है के दरबार में रहते थे। ठीक है, आगे चलिए। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में मिलता है। अब इससे आगे देखते हैं अरबों की सिंध विजय का। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि पहला इस्लामिक आक्रमण जो हुआ था, सर्वप्रथम मुसलमानों ने जो आक्रमण किया है उस सिंध क्षेत्र में, भारत के सिंध क्षेत्र में किया था, और इसका वृत्तांत यानी यह घटना का वर्णन चचनामा में मिलता है। अरबों की सिंध विजय का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और राजतरंगिनी भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजाओं का क्रम काफ़ी शानदार तरीके से, जो आधुनिक इतिहास लेखन पद्धति है उसी लेखन पद्धति से राजतरंगिनी को लिखा गया था। अब आगे देख रहे थे अरबों की सिंध विजय। तो अरबों ने सिंध को जीता था, दाहिर वहाँ का शासक था, और उसी पर जो है दाहिर पर आक्रमण करके सिंध विजय किया जाता है। और यह वृत्तांत चचनामा में है, और चचनामा बड़ा इंपॉर्टेंट जो है एक ग्रंथ माना जाता है। इसके लेखक थे अली अहमद, हालांकि चचनामा के लेखक नहीं पूछे जाते हैं। आगे देखें, अष्टाध्यायी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। अष्टाध्यायी क्यों इंपॉर्टेंट है? कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है ये। अभी तक तो व्याकरण की और भी पुस्तकों को हमने देखा, या वेदों को पढ़ने के लिए व्याकरण का विकास किया गया था। जो वेदांग की रचना हुई थी उस वेदांग में से एक भाग था व्याकरण। लेकिन अब हम देख रहे हैं संस्कृत भाषा व्याकरण की एक पुस्तक बनती जा रही है, और इसी पुस्तक का नाम था अष्टाध्यायी। तो जो संस्कृत ग्रामर है उसकी पहली पुस्तक है अष्टाध्यायी। और इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे पाणिनि। प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अब व्याकरण का विकास हो रहा है संस्कृत के व्याकरण का यहाँ से। इससे मौर्य के पहले का इतिहास, तो मौर्य के पहले का इतिहास के साथ साथ मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की भी जानकारी मिलती है। मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अगर यह प्रश्न पूछ लिया जाए, जिस लिपि शब्द का आज हम आप प्रयोग कर रहे हैं, इसका पहला प्रयोग कब किया गया था, किस ग्रंथ में किया गया था? तो अष्टाध्यायी में किया गया था। लेकिन इस तरह के प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ क्यों नहीं कर रहा हूँ। जहाँ मैं इस तरह के साइन क्यों का प्रयोग करूँ, तो दोस्तों आप लोगों को समझना है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे देखेंगे कात्यायन रचित जो गार्गी संहिता है, गार्गी संहिता यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। लेकिन फिर भी इस ज्योतिष ग्रंथ में भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। इसलिए गार्गी संहिता काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यवनों का आक्रमण किस प्रकार से हुआ था? यहाँ यवन का मतलब हम लोग क्या समझेंगे? तो यवन का मतलब यहाँ है ग्रीक शासक या फिर यूनानी शासक। यूनानी शासकों का आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है गार्गी संहिता से। ठीक है, और गार्गी संहिता बेसिकली है क्या? एक ज्योतिष ग्रंथ है। आगे देखिए, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो पतंजलि जो एक राज पुरोहित थे, किसके दरबार में? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित का नाम क्या था? पतंजलि। और इन्होंने एक रचना की है पतंजलि ने, इस रचना का नाम है महाभाष्य। ठीक है, और महाभाष्य में जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है उस पर टीका किया है, कमेंट किया है, उसको और एक्सप्लेन किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो पतंजलि ने लिखा है महाभाष्य। महाभाष्य कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। और महाभाष्य से, चूंकि पुष्यमित्र शुंग के ही पुरोहित थे पतंजलि, इसलिए शुंगकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। यहाँ से शुंगों के इतिहास का पता चलता है, शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है। एक चीज और देखेंगे, ये जो पतंजलि है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो पतंजलि है पुष्यमित्र शुंग के राज पुरोहित थे, और पतंजलि ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे पुष्यमित्र शुंग के लिए। आगे देखें, अब हम लोग देखेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पहली ही क्लास में इस तरह की बातें की थी कि जब हम लोग देख रहे थे कि साहित्यिक स्रोतों से क्या क्या पता चलता है, कौन कौन से साहित्यिक स्रोत हैं, तो उन साहित्यिक स्रोतों में हम लोगों ने धार्मिक ग्रंथ की बात की थी। धार्मिक ग्रंथ के बाद
हम लोगों ने विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियों की भी बात की थी। तो इसमें कुछ विदेशियों के माध्यम से तत्कालीन भारतीय इतिहास, समाज, राजनीति, संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। देख लेते हैं कौन कौन से वो लेखक हैं। ठीक है, तो एक है टेसियस। पहले हम लोग देख रहे हैं यूनानी रोमन लेखक। ठीक है, टेसियस को देखते हैं। ये ईरान का राजवैद्य था। पूछा नहीं जाता इस तरह के प्रश्न। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। तो जब अविश्वसनीय है तो इसको पढ़ के करेंगे क्या, इसीलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलें। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। कहा जाता है इसने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का क्या नाम था, हिस्टोरिका। तो याद रखेंगे, हिस्टोरिका लिखा है इन्होंने। और इससे 5वीं शताब्दी बीसी यानी ईसा पूर्व के भारत, फारस कहने का मतलब है आज का जो ईरान है। ठीक है, तो उस समय भारत और ईरान के बीच किस तरह के संबंध थे, भारत और फारस के बीच किस तरह के संबंध थे 5वीं शताब्दी बीसी में, इसका वर्णन मिलता है हिस्टोरिका में। तो पूछा जा सकता है हिस्टोरिका में भारत के साथ किस देश के संबंधों का वर्णन है, तो फारस या ईरान। परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं उपवाहों पर आधारित है। अब अपवाह पर आधारित होने के बाद भी चूंकि इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसका विवरण अनुश्रुति और अफवाहों पर आधारित है, इस तरह की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ध्यान बस यहाँ रखना है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका पुस्तक लिखी जो 5वीं शताब्दी बीसी के भारत फारस संबंध के बारे में बतलाता है। आगे देखें, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में, अब सिकंदर के साथ जब भी कोई आक्रमणकारी आया है अपने दल फौज के साथ, सेना के साथ, उनके साथ कुछ इतिहासकार भी, लेखक भी आए हैं। तो इन्हीं लेखकों में जो सिकंदर के साथ आए हैं उसमें एक था निर्याकस, दूसरा था आनेसिक्रटस और तीसरा था अरिस्टोबुलस। इनके विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने भारतीय सीमा पर कुछ समय बिताया था और चूँकि जब कोई दुश्मन किसी देश पर हमला करने वाला होता है तो उस देश के बारे में पहले जानकारी एकत्रित करता है। तो इस तरह से निर्याकस, आनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस भारतीय सीमा के पास थे। उन्होंने भारत के बारे में पता लगाया, इसीलिए उनकी बातें जो लिखी है वो काफ़ी प्रामाणिक और विश्वसनीय है। आगे देखें, अनुश्रुतियों पर यह आधारित नहीं था। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर। आप देखेंगे कि धनानंद की मृत्यु के बाद और सिकंदर की मृत्यु के बाद सिकंदर का एक सेनापति है जिसका नाम सेल्यूकस निकेटर है। सेल्यूकस निकेटर ने यह सोच लिया था कि धनानंद के शासन के अंत होने के बाद जो मौर्य शासक है वो काफ़ी कमज़ोर होंगे, और यही सोच करके उन्होंने क्या किया था, साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश की भारतीय क्षेत्रों में, जिसका मुकाबला चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर की लड़ाई होती है और उस लड़ाई में सेल्यूकस निकेटर हार जाते हैं। बदले में एक अपमानजनक संधि होती है। उन्हीं संधि की शर्तों में एक शर्त यह होती है कि सेल्यूकस निकेटर को अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाना होता है, चंद्रगुप्त मौर्य से। इनकी पुत्री का नाम हेलेना या कार्नेलिया था, जिनका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से होता है। और चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह होने के बाद हेलेना के साथ जो एक व्यक्ति आता है, जिसको लोकल भाषा में, बिहारी लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं कि हेलेना या कार्नेलिया का एक उसके साथ लोकनिया आया था। तो उस लोकनिया का नाम ही मेगास्थनीज है। ठीक है, वो एक राजदूत के रूप में यहाँ रहा। उन्होंने मौर्यकालीन प्रशासन, मौर्यकालीन समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, सैन्य व्यवस्था, इन सारे आयामों के बारे में एक विस्तार अध्ययन किया और अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा। तो इनकी जो पुस्तक है मेगास्थनीज की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मेगास्थनीज क्या है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। किसके दरबार में रहता था, तो चंद्रगुप्त के राज दरबार में रहता था। इसने अपनी पुस्तक का क्या नाम है, इंडिका। और इंडिका किस काल के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत है, तो मौर्य युगीन समाज और संस्कृति। चलिए आगे देखें, डायमेकस को देखते हैं। सीरिया के शासक एंटीयोकस, सीरियन नरेश एंटीयोकस का राजदूत था ये। और राजदूत तो भारत आएंगे ही, क्योंकि भारत में राजदूत थे, और सीरियन नरेश के राजदूत थे। और ये किसके समय में आए थे, बिंदुसार। बिंदुसार कौन है दोस्तों, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। इन्हीं के राज दरबार में आया था कौन, डायमेकस। ठीक है, एंटीयोकस का क्या है, ये राजदूत है डायमेकस। ये राज दरबार में आया था।
इसका विवरण भी, चूंकि मौर्य शासक के समय में आया है डायमेकस, इसीलिए मौर्य युग के बारे में जानकारी दिया है। डायोनीसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत है, तो डायनोसियस बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देता है। इससे यह भी पता चलता है कि उस समय भारत और मिस्र के संबंध अच्छे थे, तब तो राजदूत यहाँ रहते थे। ठीक है, अशोक के राजदरबार में रहता था, अशोक के राजदरबार में, इंपॉर्टेंट है। डायनोसियस किसके राजदरबार में रहा करता था? अशोक के राजदरबार में राजदूत बनकर के आया था। टॉलमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। टॉलमी पेशे से एक पादरी था और इसने भूगोल पर काफ़ी काम किया है टॉलमी ने, और इसीलिए दूसरी शताब्दी से जुड़े हुए हैं। दूसरी शताब्दी से भारत के भूगोल नामक पुस्तक लिखी है इन्होंने, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दूसरी शताब्दी में टॉलमी ने लिखी थी। दोस्तों, यहाँ मैं जिन शब्दों को, जिन वाक्यों को घेर दूं, वो प्रत्येक घेरे हुए वाक्य और शब्द अपने आप में प्रश्न हो सकते हैं, इसीलिए आप गंभीरता से देखेंगे इन चीज़ों को। पिल्ली, ये प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा इन्होंने, प्रथम शताब्दी में। अब हम लोग बीसी की बात नहीं कर रहे हैं, एडी में आ गए हैं। प्रथम शताब्दी में कौन सी पुस्तक? नेचुरल हिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री। पूछा जाता है किसने लिखा था? पिल्ली ने लिखा था। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में वर्णन मिलता है। भारतीय पशु, पेड़ पौधे और खनिज। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत है ये, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, यानी एक अज्ञात लेखक है, अज्ञात लेखक ने लिखा है, लेकिन इसने जो लिखा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। भले इस लेखक का नाम हम लोग नहीं जान पाए। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में, कब? 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था, हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। तो इससे जो है भारत के बंदरगाहों के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय बंदरगाह, समुद्री यात्राएं और समुद्री व्यापार हुआ करता था। और इस पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी से अरिकामेडू बंदरगाह के बारे में भी पता चलता है। ठीक है, आगे चलिए। अब चीनी लेखक के बारे में हम लोग देखते हैं। तो चीनी लेखकों में सबसे बड़ा नाम फाहियान। ठीक है, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है किसके दरबार में आया था, किसके शासनकाल में आया था? तो फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसी के दरबार में आया था। चलिए, इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है, मध्य प्रदेश के समाज। ठीक है, इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। यहां मध्य देश होना चाहिए, मध्य प्रदेश दे दिया गया है, सुखी और समृद्ध बताया है। तो फाहियान एक चीनी यात्री है जो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था और मध्य देश के बारे में, वहाँ के समाज संस्कृति के बारे में बताता है। साथ ही यह बताता है कि इस प्रदेश के लोग काफ़ी सुखी और समृद्ध थे। अब यह प्रश्न पूछा जाता है कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो 14 वर्षों तक भारत में रहा। आजकल इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, कितने वर्षों तक? तो फाहियान 14 वर्ष तक भारत में रहा। अगले यात्री हैं, लेखक हैं संयुगन, 518 ईस्वी में भारत आया। देखिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि चीनी लेखकों का आप भारत आने का क्रम बताइए, तो उसमें 4 दे दिया जाएगा और आपको क्रम सेट करना रहेगा। तो आप अगर नहीं जानेंगे कि फाहियान के बाद संयुगन आया और संयुगन के बाद वैनसांग और वैनसांग के बाद इत्सिंग, तो फिर यहाँ गड़बड़ हो सकती है। आगे देखें, संयुगन 518 में भारत आया है। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की यहाँ प्राप्तियां नहीं होनी चाहिए, प्रतियां मतलब कॉपी। ठीक है, 518 ईस्वी में भारत आया। ठीक है, 3 वर्षों की यात्रा में, कब तक? 3 वर्ष संयुगन रहा और बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। और इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं यात्रियों के कारण बौद्ध धर्म का विकास हुआ था चीन में। आगे देखेंगे, वैनसांग काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर पूछा जाता है, कई बार लोग वैनसांग
और फाहियान में काफ़ी ज़्यादा जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखेंगे ह से ह्वेनसांग और ह से हर्षवर्धन, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है ह्वेनसांग। ठीक है, भारत आया। ह्वेनसांग 629 में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था। क्योंकि ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार कहते हैं, यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, तो इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कब चीन से भारतवर्ष आया था। तो 629 में प्रस्थान किया था, चला था, और लगभग 1 वर्ष की यात्रा उन्होंने की, और उसके बाद सर्वप्रथम वो भारतीय राज्य कपिसा जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वहां पहुंचा था। भारत में 15 वर्षों तक रहा। ठीक है, 15 वर्षों तक रहा, और 645 ईस्वी में ये चीन लौट गया। ठीक है, ह्वेनसांग नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए, तो कहाँ पढ़ने आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। और इसीलिए ह्वेनसांग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फाहियान ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि वो पहला है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ह्वेनसांग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने 15 वर्ष भारत में बिताए हैं, और 15 वर्ष में इसने भारत में बहुत कुछ देखा होगा और अपनी रचनाओं में उन बातों को स्थान दिया होगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो नालंदा विश्वविद्यालय में यह पढ़ने आया था, अध्ययन करने आया था। भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था, बौद्ध ग्रंथ को एकत्र करने के लिए आया था। इसका जो भ्रमण वृत्तांत है, भ्रमण वृत्तांत मतलब यात्रा की जो कथा है, वो किस नाम से जानी जाती है? सीयू की। याद रखेंगे ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। और इसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फाहियान की जो यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत, उसका क्या नाम है? तो फाहियान की यात्रा वृत्तांत का नाम है फो को की। याद रह जाएगा, फो से फाहियान। ठीक है, आगे चलिए। सीयूकी में 138 देशों का विवरण मिलता है। तो उस समय देश ही कितने बड़े थे, छोटे छोटे तो देश होते थे। आज के एक राज्य की जो क्षेत्रफल होती है, उस क्षेत्रफल के भी राज्य नहीं थे उस समय, देश नहीं थे उस समय। इतने छोटे छोटे देश, इतने भागों में बटा हुआ था। इसने हर्षकालीन समाज, तो चूंकि हर्षवर्धन के समय आया था, इसीलिए हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया है 15 वर्षों तक। हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था, सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। तो बुद्ध की प्रतिमा, साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन। तो सूर्य पूजा के साक्ष्य फिर से मिलते हैं ह्वेनसांग की कथाओं में। आगे देखेंगे, ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति भी पूछा जाता है। तो ह्वेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो थे आचार्य शीलभद्र। याद रखेंगे नाम, ह्वेनसांग के समय आचार्य शीलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। आगे देखेंगे दोस्तों, इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया, 7वीं शताब्दी के अंत में 675 ईस्वी में आया था। ठीक है, 7वीं शताब्दी नहीं दे तो 675 ईस्वी। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा का भी जिक्र, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर और मुंगेर के एरिया में था, तथा अपने समय के भारत का वर्णन, और भारत का वर्णन इसने किया है। आगे देखें, अब हम लोग अरबी लेखकों को देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम अरबी में अलबरूनी का आता है, अलबरूनी। और ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। जब महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया, महमूद गजनवी गजनी का एक लुटेरा था जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, उसी के साथ अलबरूनी भारत आया था। ठीक है, अलबरूनी ख्वारिज्म, जिसको आधुनिक तुर्कमेनिस्तान कहते हैं, काफ़ी संपन्न क्षेत्र था ख्वारिज्म, पता नहीं वहाँ के लोग यहाँ क्यों आए। आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद, तो यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, तो इसके रचनाकार कौन है? तो अलबरूनी है। ठीक है, अलबरूनी है। और इसका तहकीक हिंद का मतलब भारत की खोज।
किस भाषा में लिखी गई है? अरबी में। याद रखेंगे, अरबी में लिखी हुई पुस्तक है। जिन भी पॉइंट्स को मैंने घेरा है वहीं से प्रश्न उठाए जा सकते हैं, इसीलिए आप बड़ा गंभीरता से इनको देखिए। ये सारी चीज़ों को बड़ी गंभीरता से देखना है। ये हल्के में मैं बस पढ़ाने के लिए बस ऐसे ही टिक नहीं कर दिया हूँ। जो भी रेड पेन से मैं गोल करके घेर रहा हूँ वो सब एक एक प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन सा? तो अल-बरूनी का किताब उल हिंद। यह एक विस्तृत ग्रंथ है और इस ग्रंथ में धर्म, दर्शन, त्योहार, सब भारत के, खगोल, विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथा, सामाजिक जीवन, ठीक है, मूर्ति कला, जिसको घेर रहा हूं वैसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, कानून आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित किया गया है। चूंकि इतिहासकारों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये स्रोत है तो 80 अध्यायों में बटा हुआ है, यह भी जान लेना जरूरी हो जाता है। इसमें राजपूत कालीन समाज, चूंकि जब गजनबी भारत पर, हिंदुस्तान पर आक्रमण किया है वो राजपूत काल में ही किया है, इसीलिए इनके आने से राजपूत कालीन समाज पर भी प्रकाश पड़ता है, जिससे हम राजपूत कालीन समाज के का जो विदेशी स्रोत है उन्होंने क्या लिखा ये जान पाते हैं। धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। ऐसा लगता है ये जो अल-बरूनी है ये भारत को लेकर के काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और अपनी पुस्तक जिसको उसने अरबी में लिखा है उसमें धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, है ना, सामाजिक जीवन, मूर्ति कला, कानून, इन सब को उन्होंने उन पर प्रकाश डाला है। साथ में देखेंगे 80 अध्यायों में विभाजित है, ठीक है। और राजपूत कालीन समाज के बारे में तो जो जब आएगा उसी समय के बारे में जानकारी देगा। ये राजपूत काल में आया था इसीलिए राजपूत कालीन समाज के बारे में बतलाता है। अगला जो अरबी शासक है वो इम्पोर्टेंट, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इब्न बतूता। ये भी अरबी भाषा, चूँकि अरब से आए हैं ये लोग तो अरबी भाषा में ही अपनी वृत्तांत को लिखेंगे। इनके यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है? रेहला। रहने तो नहीं आया था लेकिन इब्न बतूता ने रेहला लिखा है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक, तो किस समय के बारे में पता चलता है? 14वीं शताब्दी, मतलब 1300 प्लस ईस्वी में। खास करके आप देखेंगे जिस समय इब्न बतूता आया है उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा है हिंदुस्तान में। तो इब्न बतूता, ठीक है, 14वीं शताब्दी में आया है। भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 में देख लीजिए, 1333 में ये दिल्ली पहुंच करके, ठीक है, दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित हो गए। कौन विद्वता से प्रभावित हो गए थे? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, MBT मोहम्मद बिन तुगलक इनसे काफ़ी प्रभावित हो गए थे और उसे दिल्ली का काजी और न्यायाधीश नियुक्त किया। इन्हें क्या बना दिया गया था? दिल्ली का काजी और न्यायाधीश। बहुत बड़ा पद था ये। इब्न बतूता से प्रभावित, उसकी विद्वता से प्रभावित होकर के मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको दिल्ली का, कहाँ का? दिल्ली का काजी और न्यायाधीश नियुक्त कर दिया, जो कि बहुत बड़ा पद था। और बाद में इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को मोरक्को से जो आया हुआ था इब्न बतूता, इसको चीन भी भेज देता है राजदूत बना करके। ठीक है, आगे चलिए कुछ अन्य लेखकों को देख लेते हैं। इसमें एक नाम तारानाथ आता है, तिब्बती लेखक हैं, ठीक है। इसने कंगियोर और तंगियोर नामक ग्रंथ लिखा है। इनसे भारतीय समाज के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। आगे चलिए, ये एक बौद्ध भिक्षु है, तारानाथ, बौद्ध विद्वान है, तिब्बती लेखक है। आगे देखेंगे मार्को पोलो को। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। पांड्य देश मतलब ये जो है दक्षिण भारतीय शासकों के दरबार में आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। दक्षिण भारतीय इतिहास को जानने में 13वीं शताब्दी के दक्षिण भारतीय इतिहास शासकों के बारे में जानने के लिए इंपॉर्टेंट है मार्को पोलो, ठीक है। आगे देखेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिलने वाली जानकारियां, ठीक है।